नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, अंतर्राष्ट्रीय हलचल की। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियाँ। जश्न आज़ादी के रंग में सराबोर समूचा देश, धूमधाम और उत्साह के साथ मना 77वां स्वतंत्रता दिवस। लाल किले की प्राचीर में प्रधानमंत्री मोदी ने फहराया झंडा, कहा भारत एक नई विश्व व्यवस्था को आकार देने की दिशा में उठा रहा है बड़ा कदम। अगले 5 वर्षों में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा भारत। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में दिखा जश्न आज़ादी का रंग। खाड़ी देशों से लेकर दूसरे अन्य देशों में भारतीय दूतावासों में फहराया गया तिरंगा। फ्रांस, रूस के राष्ट्रपति समेत दूसरे देशों के प्रमुखों ने भारतवासियों को दी बधाई। नहीं कम हो रही है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें। अब चौथे मामले में फंसे ट्रंप। 2020 चुनाव को लेकर मुकदमा दर्ज। ट्रंप पर जॉर्जिया में अपनी हार को अवैध तरीके से पलटने की साजिश रचने का है आरोप। यूक्रेन में रूसी सेना ने किया हमला तेज। लवीव समेत दूसरे इलाकों में बरसीं रूसी मिसाइलें। हमले में कम से कम 3 लोगों की मौत, 100 से अधिक इमारतों को नुकसान। रूस के रक्षा मंत्री ने कहा यूक्रेन की लड़ने की क्षमता लगभग खत्म हो गई है, पश्चिमी हथियारों की भी खुली पोल। महीनों की शांति के बाद लीबिया में फिर भड़की हिंसा। स्पेशल डिटरेंस फोर्स और 444 ब्रिगेड के बीच सोमवार को शुरू हुई झड़प मंगलवार को भी रही जारी। अब तक 3 लोगों के मारे जाने की खबर। लीबिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन ने दोनों पक्षों से तत्काल संघर्ष विराम का किया आग्रह। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं एशिया की ओर। देश और दुनिया में भारत का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा भी की गई। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के एक्सपोर्ट में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और कहा कि 140 करोड़ नागरिकों के प्रयासों के कारण भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अगले कुछ वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 5 साल में मोदी का गारंटी है देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले लेगा। ये पक्का जगह ले लेगा। प्रधानमंत्री ने कहा दुनिया में देश का बढ़ता प्रभाव एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के लिए भी प्रेरित कर रहा है। भारत अब ग्लोबल साउथ देशों की आवाज बन रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और स्पेस में भारत नई संभावनाओं को जन्म दे रहा है। कोरोना काल के बाद दुनिया एक नए सिरे से सोचने लगी और मैं विश्वास से देख रहा हूं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आकार लिया था। मैं साफ साफ देख रहा हूं कि कोरोना के बाद एक नया विश्व ऑर्डर, एक नया ग्लोबल ऑर्डर, एक नया जियोपॉलिटिकल इक्वेशन ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जियोपॉलिटिकल इक्वेशन की सारे व्याख्याएं बदल रही है, परिभाषाएं बदल रही है। और मेरे प्यारे परिवारजनों, आप गौरव करेंगे
बदलते हुए विश्व को शेप देने में आज मेरे 140 करोड़ देशवासियों आपका सामर्थ्य नजर आ रहा है। आप निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं। न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। एक तरफ जहां विभिन्न देश और विभिन्न देशों के नेतागण भारत को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दे रहे हैं, वहीं दुनिया भर के भारतीय दूतावासों और कई अन्य संस्थानों में भी स्वतंत्रता दिवस की धूम देखी जा रही है। गुलामी की जंजीर तोड़ने वाले अपने वीर सपूतों की वीर गाथा को बयां करता आन बान शान से लहराता तिरंगा, समृद्धि समरसता और समानता का संदेश देता तिरंगा, एकता अखंडता और एकता में अनेकता का पाठ पढ़ाता तिरंगा और इस संदेश के सामने शीश नवाता देश। जश्न आजादी का ये जोश, जुनून और जज्बा सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया के हर हिस्से में दिखा जहां भारतवासी रहते हैं। इस पावन अवसर पर दुनिया भर के कई बड़े नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों ने बधाई देकर भारतवासियों की इस खुशी में शामिल हुए। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में 77वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले ने तिरंगा फहराया और राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति का संदेश पढ़ा। श्रीलंकाई छात्रों ने भारतीय नृत्य प्रस्तुत कर लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया। श्रीलंकाई सेना बैंड ने वंदे मातरम प्रस्तुत किया। वहीं भारत में जापान के राजदूत ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतवासियों को बधाई दी। Congratulations on India's 77th Independence Day. मालदीव में भारत के उच्चायोग में भी राष्ट्रीय ध्वज फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। उच्चायुक्त मुनु महावर ने स्वतंत्रता दिवस की लोगों को शुभकामनाएं दी। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास भी आजादी के जश्न में डूबा दिखा। समारोह की शुरुआत नेपाल में भारत के राजदूत ने तिरंगा फहराकर किया। राजदूत ने इस अवसर पर नेपाल में भारतीय प्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। समूचा दुबई भारत की आजादी के जश्न में सराबोर हो गया। शहर में स्वतंत्रता संग्राम के वीर सपूतों को याद करने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रात के 12 बजते ही विश्व प्रसिद्ध बुर्ज खलीफा तिरंगे की रोशनी में नहा उठा। इस वर्ष दुबई ने भारतीय स्वतंत्रता दिवस उत्सव की शुरुआत करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। भारत में ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग ने स्वतंत्रता दिवस को एक खास अंदाज में मनाया। उच्चायोग के कर्मचारियों ने तिरंगे के रंग का कपड़ा पहना और उन्हें सुबह की चाय के साथ तिरंगे की थीम वाले ऑस्ट्रेलियाई व्यंजनों का आनंद लेते हुए देखा गया। सिंगापुर में भारतीय उच्चायोग में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कार्यवाहक उच्चायुक्त पूजा टिल्लू ने झंडा फहराया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एक्स के जरिए भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। उन्होंने लिखा कि भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई। एक महीने पहले पेरिस में मेरे मित्र नरेंद्र मोदी और मैंने भारत की स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष 2047 तक नई भारत फ्रांसीसी महत्वाकांक्षाएं निर्धारित की हैं। भारत एक विश्वसनीय मित्र और भागीदार के रूप में फ्रांस पर हमेशा भरोसा कर सकता है। क्रेमलिन ने बताया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई संदेश भेजा है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ संबंधों को बहुत महत्व देता है। पुतिन ने दोनों देशों द्वारा अपने संयुक्त प्रयास से सभी क्षेत्रों में उपयोगी द्विपक्षीय सहयोग को और बढ़ाने का विश्वास जताया। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के भारतीय दूतावास में स्वतंत्रता दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। दूतावास में आयोजित कार्यक्रम में करीब 500 लोगों ने शिरकत की। ध्वजारोहण के बाद लोगों ने भारतीय प्रवासी द्वारा प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद उठाया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हम आपकी हर जरूरत में आपकी जिंदगी को आसान बनाते हैं, आपको देते हैं अपनों का साथ। हमें आपका और आपके अपनों का है ख्याल। हम हमेशा आपके साथ हैं और रहेंगे। हम हैं
REC, ऊर्जा का सृजन, राष्ट्र का निर्माण, ऊर्जा का विस्तार, असीमित और अनंत ऊर्जा। अबे देख, You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to Seat. बेटा change soon. It's monsoon. सेवा, सहयोग और समर्पण की भावना से आजादी के बाद पहली बार उपेक्षित वनटांगिया समाज की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वर्ष 2017 में वनवासियों को सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, राशन कार्ड, शौचालय, पक्के आवास, बिजली, सोलर लाइट, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं मिली हैं। वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा और वनवासियों को जमीनों का मालिकाना हक मिलने से इनकी जीवन शैली में बड़ा बदलाव आया है। दशकों से दबी हुई आशाओं और भावनाओं को पंख लगे हैं। वनवासियों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का समर्पण भाव इसी से पता चलता है कि वह दीपावली का पर्व वन ग्राम में ही मनाते हैं, जिससे वनवासियों का उल्लास और उमंग देखते ही बनती है। करके दिखाए जो, डबल इंजन की सरकार है वो। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब आपको दिखाते हैं अमेरिकाना। अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति और अगले राष्ट्रपति चुनाव के प्रबल दावेदार डोनाल्ड ट्रंप लगातार कानूनी मामलों में घिर रहे हैं। ट्रंप पर 4 आपराधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं। उन पर ताज़ा मामला 2020 में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को अपने सहयोगियों के साथ मिलकर पलटने के लिए साजिश रचने का है। अमेरिकी कानून के मुताबिक दोष सिद्ध होने पर ट्रंप को 20 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर पिछले कुछ समय से मुसीबतों के बादल गहराते दिख रहे हैं, क्योंकि ट्रंप के राष्ट्रपति पद से हटने के बाद से अब तक उन पर 4 आपराधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं। करीब 2 महीने पहले गोपनीय दस्तावेज की जांच में बाधा पहुंचाने से संबंधित मामलों में एक और मामला दर्ज किया गया, जबकि इस बार डोनाल्ड ट्रंप पर साल 2020 में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को अपने सहयोगियों के साथ मिलकर पलटने के लिए साजिश रचने का आरोप लगा है। जॉर्जिया की ग्रैंड जूरी ने इसी तरह का आरोप लगाते हुए ट्रंप के खिलाफ अभियोग पेश किया। फुल्टन काउंटी के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी फानी विलिस की तरफ से लगाए गए 98 पन्नों के अभियोग पत्र में कुल 19 आरोपियों के खिलाफ 41 आपराधिक मामलों को सूचीबद्ध किया गया। सभी अपराधियों पर रैकेटियरिंग का आरोप लगा है, जो अमेरिका में संगठित अपराध समूह की श्रेणी में आता है। अमेरिकी कानून के मुताबिक दोष सिद्ध होने पर ट्रंप को 20 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। ट्रंप के इस अभियोग में आरोपी बनाए गए अन्य आरोपियों ने ये स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि ट्रंप हार गए हैं। ये लोग जानबूझकर चुनाव परिणाम को ट्रंप के पक्ष में गैर कानूनी रूप से बदलने की साजिश में शामिल हुए। आरोपियों में ट्रंप के पूर्व व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मीडीज और वकील रूडी गिउलियानी और जॉन ईस्टमैन शामिल हैं। अभियोग में ट्रंप और उनके सहयोगियों द्वारा अपनी हार को कम करने के लिए दर्जनों कारनामे का विवरण दिया गया है। इनमें ट्रंप के सत्ता में बने रहने के लिए जॉर्जिया के रिपब्लिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को पर्याप्त वोट पाने को कहना, मतदाता धोखाधड़ी के फर्जी दावों के साथ अधिकारियों को परेशान करना, जॉर्जिया के सांसदों को मतदाताओं की इच्छा को नजरअंदाज करने और ट्रंप के अनुकूल इलेक्टोरेट कॉलेज मतदाताओं की एक नई सूची तैयार करने के लिए राजी करना शामिल है। इसके अलावा अभियोग पत्र में जॉर्जिया काउंटी में वोटिंग मशीनों के साथ छेड़छाड़ करने और डेटा चुराने की योजना की भी रूपरेखा दी गई है। मैं ट्रंप पर मुकदमा चलाना चाहती हूं, जिससे हमारे संप्रभु राज्यों का सम्मान हो सके। इसलिए हम एक प्रस्तावित आदेश की मांग करेंगे, जो अगले 6 महीनों के भीतर आगे की सुनवाई तय करेगी। जनवरी 2021 को यूएस कैपिटल में हुए दंगे के 2.5 साल बाद हमले के लिए ट्रंप को जवाबदेह ठहराने के लिए कदम उठाए हैं। फुल्टन काउंटी की ग्रैंड जूरी ने 2 साल तक चली जांच के बाद ट्रंप पर अभियोग लगाया है।
दरअसल ये जांच जनवरी 2021 में उस फोन कॉल के बाद शुरू हुई जिसमें तत्कालीन राष्ट्रपति ने कहा था कि जॉर्जिया में रिपब्लिकन पार्टी के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन से बहुत कम अंतर से हार को पलटने के लिए आवश्यक 11,780 वोट दिलाने में उनकी मदद कर सकते हैं। अभियोग में ट्रंप पर जॉर्जिया ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के चुनाव परिणाम को बदलने के आरोप लगाए गए हैं। अभियोग पत्र में लगाए गए एक अन्य आरोप में कहा गया है कि गिuliani और मीडो सहित ट्रंप के सलाहकारों ने एरिजोना, पेनिसिल्वेनिया और कुछ राज्यों में अधिकारियों को बुलाकर संबंधित राज्य में चुनाव परिणाम बदलने की कोशिश की। अदालत ने ट्रंप सहित सभी आरोपियों को 25 अगस्त को दोपहर से पहले आत्मसमर्पण का मौका दिया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप पर इससे पहले भी 3 आपराधिक मामले चल रहे हैं जिसमें वो दोषी न होने की दलील दे चुके हैं। दरअसल ट्रंप के खिलाफ दर्ज ताजा मुकदमा जॉर्जिया की ही अदालत में दर्ज किया गया है, जहां राष्ट्रपति चुनाव के दौरान बाइडेन के साथ कड़ा मुकाबला हुआ था। जॉर्जिया ने राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे में निर्णायक भूमिका निभाई थी। चलिए अब बात करते हैं यूरोप की। और आइए अब आपको बताते हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध के हालचाल। यूक्रेन में रूस ने कई मोर्चों पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। रूसी मिसाइलें अब कई ऐसे शहरों पर भी गिरने लगी हैं जहां युद्ध शुरू होने के बाद कोई हमले नहीं हुए थे। कुछ दिनों पहले तक आक्रामक दिख रहा यूक्रेन अब कमजोर दिखने लगा है। ऐसे में पश्चिमी देशों को भी अपनी रणनीति पर एक बार फिर सोचना पड़ रहा है। यूक्रेन में रूसी सैनिकों ने चौतरफा हमले की धार को तेज कर दिया है। कीव से लेकर ओडेसा, लवीव, बाखमुत सहित कई ऐसे शहर हैं जहां रूसी सैनिकों ने मिसाइल, ड्रोन और गोला बारूद से ताबड़तोड़ हमले को बढ़ा दिया है। ताजा हमला यूक्रेन के पश्चिम में स्थित लवीव के रिहायशी इलाकों में हुआ, जहां 100 से अधिक घरों को नुकसान पहुंचा। पोलैंड की सीमा के करीब स्थित लवीव को अब तक सुरक्षित माना जाता था, जहां से यूक्रेन के अधिकारी अपने सरकारी कामकाज को निपटाते थे। युद्ध के 1.5 साल तक यहां कोई बड़ा हमला अब तक नहीं हुआ था, लेकिन पोलैंड की सीमा पर तनाव बढ़ने के बाद रूसी मिसाइलें यहां भी गिरने लगी हैं। इमारत क्षतिग्रस्त है, ऊपरी मंजिलें जल गई हैं, सभी खिड़कियां टूट गई हैं, लेकिन भगवान का शुक्र है कि कोई हताहत नहीं हुआ। यही सबसे बड़ी बात है। एक किंडरगार्टन को भी नुकसान पहुंचा जहां बच्चे खेलते थे। मंगलवार को ही यूक्रेन का एक और शहर लुत्स्क रूसी मिसाइल हमले का भेंट चढ़ा, जहां कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई। यह हमला लुत्स्क के औद्योगिक इलाके में हुआ। मिसाइल हमले के बाद लुत्स्क में हवाई हमले की चेतावनी जारी कर दी गई। हालांकि बखमुत के आसपास के इलाके में यूक्रेनी सैनिकों ने जोरदार पलटवार करने का दावा किया। यूक्रेन के मुताबिक रूसी सैनिकों ने पूर्वी यूक्रेन के जिन इलाकों में कब्जा कर लिया था, उन शहरों में उनके सैनिक जोरदार पलटवार कर उन्हें पीछे धकेलने में कामयाब हासिल हुए हैं। अपने दावे में यूक्रेन ने एक वीडियो भी जारी किया। इस बीच एक दिन पहले यूक्रेन पर रूसी सैनिकों की गोलीबारी के आरोप पर रूस ने वीडियो जारी कर अपना पक्ष रखा। वीडियो में देखा जा सकता है कि रूसी सैनिकों की चेतावनी के बाद एक रूसी युद्धपोत ने चेतावनी देते हुए गोलियां चलाई और एक मालवाहक जहाज पर चढ़ गया। रूस के मुताबिक ये यूक्रेन का मालवाहक जहाज था जो काला सागर में कीव की तरफ बढ़ रहा था। रूस के मुताबिक जब मालवाहक जहाज के कप्तान को प्रतिबंधित माल की ढुलाई के निरीक्षण के लिए रुकने का अनुरोध किया गया तो वो जवाब देने में विफल रहा। इसीलिए रूसी नौसैनिकों ने चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई। इस बीच यूक्रेनी सैनिकों के जवाबी कार्रवाई को खारिज करते हुए रूस के रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति जेलेंस्की के पास युद्ध लड़ने की क्षमता अब नहीं बची है। सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, यूक्रेन संघर्ष ने पश्चिम की सैन्य रणनीति और हथियारों की कथित श्रेष्ठता के मिथकों को भी खारिज कर दिया। रूसी सेना ने पश्चिमी सैन्य मानकों की श्रेष्ठता के बारे में कई मिथकों को खारिज कर दिया है। युद्ध संचालन के प्रारंभिक परिणाम बताते हैं कि यूक्रेन का सैन्य संसाधन लगभग थक गया है।
बहरहाल यूक्रेन का हर कोना रूसी मिसाइल की जद में है। इतना ही नहीं, हमले के छींटे कभी कभार पोलैंड की सीमा तक भी पहुंच रहे हैं, जिसने नाटो देशों को एक बार फिर से नए सिरे से अपनी रणनीति पर विचार करने को मजबूर कर दिया है। और इसी रणनीति के तहत अब भी पश्चिमी देशों द्वारा अबाध गति से आधुनिक हथियारों का कीव तक पहुंचना जारी है। दूसरी तरफ चीन के रक्षा मंत्री का रूस और बेलारूस का दौरा ऐसे समय हो रहा है जब रूसी सेना यूक्रेन को आक्रामक अंदाज में जवाब दे रही है। इसलिए युद्ध के बीच बढ़ती खेमेबाजी ने यूक्रेन संकट का हल निकालने के बजाय और उलझता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अगली खबर भी रूस से ही है। रूस में एक पेट्रोल पंप पर हुए विस्फोट में अब तक कम से कम 35 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने विस्फोट में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की। ये घटना कैस्पियन सागर के तट के नज़दीक बसे माखाचकला शहर में हुई है। विस्फोट के बाद दुर्घटना स्थल पर हर तरफ आग ही आग दिख रही है और इस पर काबू पाने के लिए कई दमकल वाहनों को भेजा गया। स्थानीय मीडिया के अनुसार पेट्रोल पंप के नजदीक कार रिपेयर सेंटर से ये आग फैली। चलिए अब आपको दिखाते हैं अफ्रीका नामा। लीबिया में सत्ता के संघर्ष से जुड़े दो प्रतिद्वंद्वी गुटों में हिंसक झड़प शुरू हो गई है। इसे लीबिया में हाल के समय में काफी बड़ा संघर्ष माना जा रहा है। कुछ लोगों की मौत हुई है और कई घायल हैं। संघर्ष में हथियारों का खूब उपयोग हो रहा है। आइए आपको दिखाते हैं क्या है स्थिति और क्या है इस हिंसा का कारण। राजनीतिक अस्थिरता, गरीबी, बेरोजगारी से जूझते देश लीबिया में प्रतिद्वंदियों के बीच एक बार फिर संघर्ष भड़क उठा है। सोमवार की रात शुरू हुई झड़प मंगलवार की सुबह भी जारी रही। इस साल लीबिया की राजधानी में ये सबसे भीषण हिंसा है, जिसके और व्यापक रूप लेने की आशंका जताई जा रही है। मंगलवार तड़के शहर के कुछ हिस्सों में काला धुआं छाया रहा और सड़कों पर भारी हथियारों की आवाज गूंजती रही। स्थानीय निवासियों और मीडिया ने राजधानी के कई जिलों में लड़ाई की सूचना दी है। झड़पों में मरने वालों की संख्या स्पष्ट नहीं है, लेकिन रक्षा मंत्रालय से जुड़ी एक चिकित्सा इकाई ने 3 शव बरामद किए जाने की बात कही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से खून दान देने की अपील की है। त्रिपोली में महीनों की शांति को भंग करने वाली ताज़ा झड़प स्पेशल डिटेंस फोर्स और 444 ब्रिगेड के बीच हुई है। पिछले साल हुई संक्षिप्त लड़ाई में दोनों बलों ने राष्ट्रीय एकता की अंतरिम सरकार का समर्थन किया था। 444 ब्रिगेड लीबिया के रक्षा मंत्रालय से संबद्ध है और इसे उत्तरी अफ्रीकी देश की सबसे अनुशासित सैन्य इकाई माना जाता है। यह त्रिपोली के दक्षिण उपनगरों के साथ साथ तारहुना और बानी वाली शहरों को नियंत्रित करती है। स्थानीय मीडिया में त्रिपोली के अधिकांश हिस्सों पर नियंत्रण रखने वाली 444 ब्रिगेड के प्रमुख महमूद हमजा को स्पेशल डिटेंस बलों द्वारा मिटिगिया हवाई अड्डे पर हिरासत में लिए जाने का दावा किया जा रहा है। लड़ाई जारी रहने के कारण मिटिगा हवाई अड्डे के आसपास की सड़कों को बंद कर दिया गया है। हवाई यातायात रोक दिया गया है। उड़ानों को लगभग 180 किलोमीटर पूर्व मिसराता की ओर मोड़ दिया गया है और हवाई अड्डे पर खड़े विमानों को दूर ले जाया गया है। लीबिया में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने सोमवार से शुरू हुई सुरक्षा घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है। मिशन ने त्रिपोली में शुरू हुए ताज़ा सशस्त्र संघर्षों को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया है। अब्देल रऊफ कराह की कमान वाली अल रदा फोर्स एक शक्तिशाली अति रूढ़िवादी मिलिशिया है जो त्रिपोली के पुलिस बल के रूप में काम करती है। यह संदिग्ध जिहादियों और आम अपराधियों दोनों पर नजर रखती है। ये खुद को आंतरिक और रक्षा मंत्रालयों से स्वतंत्र रखती है और ये मध्य और पूर्वी त्रिपोली और मिटिगा हवाई अड्डे, नागरिक हवाई अड्डे और एक जेल को नियंत्रित करती है। 2011 में नाटो समर्थित विद्रोह के बाद से लीबिया में शांति ना के बराबर रही है। 2014 में युद्धरत गुटों के बीच लीबिया पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में विभाजित हो गया। 2020 में पूर्वी सेनाओं द्वारा पश्चिमी हिस्से त्रिपोली पर हमला किया गया। कुछ दिन बाद युद्धरत दोनों पक्षों के बीच संघर्ष विराम हुआ, जिसके बाद से अधिकतर लड़ाई बंद हो गई। त्रिपोली सरकार का समर्थन करने वाले तुर्की ने लीबिया में सैन्य उपस्थिति बनाए रखी है। हालांकि संघर्ष के स्थायी राजनीतिक समाधान की दिशा में बहुत कम प्रगति हुई है।
जबकि सशस्त्र गुट जमीनी स्तर पर आधिकारिक दर्जा हासिल कर सत्ता में बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हम आपकी हर जरूरत में आपकी जिंदगी को आसान बनाते हैं, आपको देते हैं अपनों का साथ। हमें आपका और आपके अपनों का है ख्याल। हम हमेशा आपके साथ हैं और रहेंगे। हम हैं REC, ऊर्जा का सृजन, राष्ट्र का निर्माण, ऊर्जा का विस्तार, असीमित और अनंत ऊर्जा। अबे देख, अरे बेटा बच के। You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। स्विच टू सीएट। बेटा चेंज सून, इट्स मॉनसून। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब आपको दिखाते हैं विश्व संस्कृति। जापान का एक मंदिर चीन और जापान के बीच विवाद का कारण बना हुआ है। जापान के पीएम द्वारा इस मंदिर के लिए पूजा के लिए भेंट में भेजे जाने पर चीन और जापान आमने सामने आ गए हैं। विस्तार से जानिए पृष्ठभूमि और दोनों देशों का रुख। किसी के लिए शांति का प्रतीक तो किसी के लिए युद्ध की दर्दनाक यादों को कुरेदने वाला स्थल है जापान का ये मंदिर। इसे लेकर जापान और चीन एक बार फिर आमने सामने हैं। मंगलवार को जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने टोक्यो स्थित यासुकुनी मंदिर में श्रद्धांजलि भेजी तो चीन ने कड़ा ऐतराज जताया। चीन ने जापान से सैन्यवाद से पूरी तरह खुद को अलग करने का आग्रह किया। यासुकुनी तीर्थ एक आध्यात्मिक उपकरण और जापानी सैन्यवाद की आक्रामकता के युद्ध का प्रतीक है। ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान के उच्च श्रेणियों की याद दिलाता है। यासुकुनी दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका जापानी भाषा में मतलब है देश और शांति। इस मंदिर को देश के धर्म शिंटो का केंद्र माना जाता है। शिंटोवाद के तहत एक आध्यात्मिक राजा के नाम पर देश की आबादी से लड़ने के लिए कई अपीलें की गई थीं। इसका निर्माण सम्राट मीजी द्वारा 1868 में कराया गया था। गृह युद्ध में मारे गए सेनानियों की याद में इसे स्थापित किया गया था। बाद में चीन के राजवंश और द्वितीय विश्व युद्ध में जान गंवाने वाले सैनिकों को भी मंदिर में याद किया जाने लगा। लेकिन विवाद 1978 में शुरू हुआ, जब युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा दोषी ठहराए गए क्लास ए श्रेणी के अपराधियों के रूप में जाने जाने वाले 14 जापानी नागरिकों और सैन्य नेताओं को मंदिर में प्रतिष्ठापित किया गया। राष्ट्रवादियों के लिए ये एक पवित्र स्थल है, जबकि विरोधी के लिए सैन्यवाद का प्रतीक। सिर्फ चीन, ताइवान और दक्षिण कोरिया ही नहीं, बल्कि जापान में भी कई लोग इसका विरोध करते हैं। इसे 1945 तक सरकार से वित्तीय मदद भी मिलती थी। इसके समर्थकों का कहना है कि दूसरे देशों की तरह जापान को भी अपने रणबांकुरों की कुर्बानियों को याद करने का अधिकार है। जापान के कई लोग आज भी यासुकुनी मंदिर में अपने रिश्तेदारों को श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं। ये वह जगह है जहां जापान के लिए लड़ने वाले लोग आराम कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ सिर्फ उन्हें अपना आभार व्यक्त करने के लिए आया हूँ। जापान ने 1910 से 1945 तक कोरिया पर शासन किया था। उसी समय 1931 से 45 तक जापान का चीन के कुछ हिस्सों पर भी कब्जा था। चीन के साथ तो आज तक संबंध सामान्य नहीं हो पाए हैं। पश्चिमी शासन से एशिया को आज़ाद कराने के लिए जापान ने जो युद्ध लड़ा था, उसे लेकर यहाँ एक संग्रहालय भी है। मंदिर में सिर्फ जापान के सैनिकों का ही नहीं, बल्कि युद्ध में मारे गए दक्षिण कोरिया और ताइवान के सैकड़ों नागरिकों का नाम भी। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के आज के हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।